अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स शो के साथ मियाँ सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। देर आर चैलेंजेस इन लाइफ एंड लीडरशिप इज प्रेडिकेटेड ऑन द कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब डिफीट एंड ओवरकम इट। इसको मैं आसान ज़ुबान में उर्दू में भी आपसे बात करूँगा। ये कॉल है, ये शानदार कॉल है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, जो शायद कोई बहुत बड़ा फ़िलासफ़र भी ना कह सके। ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थी, एक स्टेट्स पर्सन के तौर पे, स्टेट्समैन के तौर पे नहीं हम देख सकते। उनकी पर्सनालिटी में इतनी गहराई थी, इतनी ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ थी कि जिसमें मुख्तलिफ सफरिंग्स देख के, फैमिली सफरिंग्स, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो ना उसमें लर्न किया, जो नॉलेज हासिल की, जिसको उन्होंने मुंतकिल किया अपनी आवाम तक। उनका एक स्ट्रगल है। तो आज हम उनकी शख्सियत को इसलिए भी याद कर रहे हैं कि आज हमारे मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मेरी मुराद है जनाब मियाँ मोहम्मद अयूब साहब से। वेलकम जनाब हम आपको करते हैं। तो हम आप कोशिश करें, क्योंकि जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं पनप सकी, ये सवाल अब हर शख्स पूछता है। इतनी कुर्बानियाँ दी गई जमहूरियत के लिए, हर वक्त कोई ना कोई कभी इंटरवेंशन हो जाती थी, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। तो अब जाके कहीं जाके हम एक स्मूथ ट्रैक पे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अनासर भी हम देखते हैं जो सियासत के नाम पे एक गदर किसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं और कौमी वहदत और यगानगत में जो है वो एक दरार पड़ जाती है। तो मोहतरमा का ये कॉल था, उससे मुराद यही थी बतौर लीडर, जो उनकी ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ थी कि ज़िंदगी में कई मुश्किलात आती हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, कई सिमतों से आते हैं, लेकिन लीडरशिप का कमाल ये है कि लीडर्स कौन होते हैं कि जो खंदा पेशानी के साथ फराख दिली से शिकस्त को कबूल करते हैं और उसके असबाब जानते हैं और फिर उसको फ़तेह में तब्दील करते हैं। यही एक कामयाब कौमों का शेवा होना चाहिए। तो मियाँ साहब हम आपको वेलकम करते हैं। तो मोहतरमा का इसलिए चूँकि ज़िक्र किया, मुझे याद पड़ता है कि मैं उनके साथ अक्सर ऐद बतौर एक बहुत बड़े अखबार के चीफ रिपोर्टर जाता था। मैं बहुत से वज़ीर आज़म को डील करता रहा, अब मैं नाम क्या एक करके लूँगा, लेकिन मोहतरमा को मैंने कभी नहीं देखा कि मुश्किल से मुश्किल सवाल करें उनके पास जवाब होता। इतना नॉलेज था उनका। तो मैं उनसे इसलिए भी इंस्पायर हूँ कि उनकी जो स्ट्रगल है जमहूरियत के लिए, वो हमें हमेशा याद दिलाती है कि जी जमहूरियत ही एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें जाके हम थोड़ा सा ये अपने मुश्किलात को पे काबू पा सकते हैं, जो आज हम फेस कर रहे हैं। आज देखें ना, आज किस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं। तो आपस में यानी इतफाक़ भी नहीं हम कर पाते। तो इसलिए आप समझते हैं कि अब फिर एक चार्टर ऑफ ग्रेटर डेमोक्रेसी की ज़रूरत है आज, जिस तरह के मोहतरमा के दौर में हुआ और साथ नून लीग ने भी किया उनके साथ मिलके। इस तरह का फिर इतफाक़ राय पैदा किया जाए। जनाब बहुत शुक्रिया जी। मोहतरमा यकीनन दुनिया की बहुत बड़ी लीडर थी, पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की वो चेयरपर्सन थी जी। मगर बदकिस्मती से जब उन्हें 2 दफ़ा इक़्तिदार मिला, मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। जी। अब तीसरी दफ़ा जब वो आई हैं तो उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा बदल देना था। पाकिस्तानी अवाम के लिए इतने प्लान थे उनके जहन में, हमारे साथ वो डिस्कस करती थी, तो मगर उन्हें मौका नहीं मिला और उन्हें शहीद कर दिया गया। तो बेनज़ीर साहबा, उनको चैलेंजेस भी बहुत थे ना, बहुत थे, बहुत दबाव था। वो भी आपसे कुछ डिस्कस करती होंगी। पूरी दुनिया के लोग उन्हें मना कर रहे थे, यहाँ के हत्ता के जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी जो कातिल है उनका, इधर ना आए आप, ये भी उन्हें मना कर रहा था। मगर इतनी बहादुर दलेर थी, वो कह रही थी मैं अपने बाप की तरह अपनी मिट्टी में मरना पसंद करूँगी, अपनी आवाम के साथ मैं मिलना चाह रही हूँ। तो जब आई तो पाकिस्तान की रिकॉर्ड हिस्ट्री में, मैं उस वक्त यूथ का प्रेसिडेंट था, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ जो आजकल पीटीआई में है, वो भी यूथ वो पार्टी के प्रेसिडेंट थे, मज़र के, पंजाब के, हाँ जी, और मैं पंजाब यूथ का प्रेसिडेंट था। ठीक है। तो हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी तैयारी की और 35 लाख लोगों ने कराची एयरपोर्ट पे उन्हें लेने के लिए पहुँचे। बहुत बड़ा हजूम था, बड़ी दुनिया थी। ये जो सन है कारसाज भी जी, तब भी हुआ ना, उसी में दिनों ही हुआ ना, जी, वो जो मोहतरमा के ट्रक के आगे जो लड़के यूथ के चल रहे थे वो मेरे यूथ के लड़के थे। ठीक है। 200-250 लड़के वहाँ पे शहीद हुए। मगर मोहतरमा इतनी बहादुर थी, शाम को जब हम घर पहुँचे हैं कराची, तो मोहतरमा ने कहा बेटा आओ मेरे साथ हॉस्पिटल का दौरा करते हैं। ठीक है। मैंने कहा जी इतनी
बड़ा आपके हादसा साथ हुआ इतना है। वाकया पेश आया। उससे नहीं, जो मौत आनी है वो आनी है। फिर अगले दिन वो हमें लेके लोगों के घरों पे गई जिनके बच्चे शहीद हुए थे। तो बड़ी निडर हाँ, बेबाक बड़े बहादुर थी, बहुत खातून थी। बहादुर। और अगर इस वक्त अल्लाह ने मौका दे देता तो पाकिस्तान को दुनिया का सुपर पावर बना देती, जो उनकी प्लानिंग थी हमारे साथ डिस्कस करती थी, मगर मौका नहीं मिला। मगर जमहूरियत की बेहतरी के लिए बेशुमार उन्होंने काम किए, अपने फादर की तरह एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके वो आई, वोमेन बैंक का किया, वोमेन पुलिस का वुमेन पुलिस का बड़ा बहुत बड़ा काम है। बेशुमार खवातीन को इज्जत नहीं मिलती थी बिल्कुल मर्दों के थानों में। वो बस, मगर पहली दफ़ा 2 साल भी नहीं मिले, दूसरी बार 2.5 साल नहीं मिले जी, हुकूमत। जी। तो ये जो आपने सवाल किया है, अगर आप मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो कम से कम 4 या 5 इलेक्शन फेयर एंड फ्री हों। हाँ, ये बात। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और जिस पार्टी का भी मैंडेट है जो भी हो, जितना भी उनको उसमें रखना ना डाला जाए, उसे तस्लीम किया जाए, तो फिर आपका मुल्क की हालात बेहतर हो सकते हैं। सही और बात। यहाँ पे हादसाती तौर पे लोग लीडर आ जाते हैं, वो अगर कोई पार्टी, और मज़े की बात है पीपल्स पार्टी को जब भी इक़्तिदार मिला है, लूला लंगड़ा इक़्तिदार मिला, मुल्क टूटा हुआ मिला, ख़जाना खाली बैसाखियों मिला, में। तो आसफ अली ज़रदारी साहब ने भी और फिर मोहतरमा ने भी उसे सही करने की कोशिश की है। जब वो सही होता है फिर कोई और आ जाता है, शबखुन मार दिया जाता है जमहूरियत पे। तो जब तक मुल्क में मसलसल इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे, सही उस वक्त तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि लोगों का मैंडेट चुरा लिया जाता है। जो लोग जिसे पसंद करते हैं, लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए। सही बात। अभी भी जो पिछला इलेक्शन हुआ है या उससे पिछला 18 वाला इलेक्शन हुआ है, तो आपके सामने ही है कि वो चॉइस थी किसी लोगों को मुसल्लत करने की। अच्छा, 2018 के इलेक्शन में मियाँ साहब लोग कहते हैं वो जो पार्टी ज़्यादा अक्सरियत में आ गई कि जी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में आए हैं, तो ये मेरा ख्याल है जैसे अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, वो भी किसी का इंतखाब जी थे। जी, वो किसी का इंतखाब तो थे, वो, और वो उसके नतीजे में आई थी वो इक़्तिदार में, जी उसके जिसका वो बरमला इजहार भी करते थे जी शायद, जी, वो बरमला इजहार करते थे और फख्र भी करते थे। और जो उनके बानी थे लीडर, मुसलसल झूठ बोलते कि मेरे पास 200-300 बंदों की ऐसी टीम है जो पाकिस्तान का नक्शा बदल देगी। अच्छा, वो गई किधर टीम? वो है ही नहीं थी। अच्छा, है ही नहीं थी? वो सिरे से ही? सिरे से नहीं थी। और जो अच्छा, हम लोग तो बड़े मुतासर थे कि चलो जी नक्शा बदल जाएगा, नहीं, हमें अपने वतन में कोई खुशी मिल जाएगी। लेकिन ना उन्होंने इतने हज़ारों की तादाद में वादे किए, एक वादा भी पूरा नहीं किया, और मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी उन्होंने। मुल्क क्राइसिस में आज देखें ना, अगर जो कुछ भुगत रहे हैं हम, ये मौजूदा हुकूमत उन्हीं का किया दर है, उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और अभी भी वो देखें, इंतशार की और एहतजाज की सियासत उनका वतीरा बन चुका है, उससे वो बाहर ही नहीं निकल रहे। सही बात। हाँ, तो जब तक ये ऐसे नहीं होगा, अभी भी जो आनी तरमीम की बात हो रही है, तो आईनी तरमीम होनी चाहिए, इसमें कोई मजाका नहीं है। मुल्क क्योंकि देखें ना, मुआशरा तरक्की कर रहा है, हालात बदलते रहते हैं, बिल्कुल तो तरमीम हो सकती है, उसे करना चाहिए। मगर ये पार्लियामेंट होती किस लिए? पार्लियामेंट सुपीरियर है, और वो आइन उसी ने बनाना है ना। ठीक है, और मगर जब आप उसे रोकेंगे या और उसमें रुकावटें डालेंगे, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हर अदारे को चाहिए कि अपनी लिमिट में रहे, अपनी हदूद में रह के काम करे, तो फिर पाकिस्तान के मसाइल अच्छे होंगे। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर चीज़ मौजूद है, हर मौसम मौजूद है, पहाड़ मौजूद हैं, सोना मौजूद है, दरिया समुंदर मौजूद हैं, मौसम इतने प्यारे, हर किस्म का फल मौजूद है। तो बड़ा हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी माइंस हैं वो बलोचिस्तान में है, तो उनसे फ़ायदा उठा लें। मगर आपस की ये बामी इसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें मियाँ साहब, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद ना फिर दोबारा आपसे बात करते हैं। जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। जी, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब मियाँ मोहम्मद अयूब साहब, और हम बात कर रहे हैं जो जमहूरियत के लिए स्ट्रगल है, और ख़ास तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, और बैन अवी सतह पे उनको बड़ी रिकग्निशन मिली। और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस रिकग्निशन के नतीजे में पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया गया और ऐसे लोग प्लांट किए गए। तो मियाँ साहब, इसलिए मैं पूछ रहा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जैसे एक ज़रूरत पेश आई, जैसे बार बार जमहूरियत को पटड़ी से उतार दिया जाता, डिरेल कर दिया जाता था, तो मैं समझता हूँ कि दो बड़ी पार्टियों ने मिल के ये फ़ैसला किया कि आइंदा हम आपस में इंतशार की सियासत नहीं करेंगे,
तो उसके बाद वो तो चलो एक अच्छी चली, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक जमहूरियत। तो अब इंतशार की फिर सियासत फिर शुरू है। देखो जी, जो लोग ये तजर्बात करते हैं बार बार, हाँ, ये सही कहा आपने, तजर्बात वाली बात। 2018 में तजर्बा किया, ठीक है, उसकी सज़ा अब तक 25 करोड़ आवाम भुगत रही है। और वो लोग ऐसे सब हासिल भी कुछ नहीं हुआ। हासिल कुछ नहीं उस हुआ। तजर्बे से क्या हासिल हुआ? उल्टा पाकिस्तान मकरूज़ हो गया, IMF के शिकंजे में आ गया, कीमतें बढ़ गई, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया, आपके देखें फिर वो दहशतगर्दी शुरू हो गई। फिर तो ये तजर्बा जो लोग करते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि मुहब्बे वतन जो पार्टियां हैं, जो सियासी लोग हैं, उनको आगे लेके आएं। ये जो 2018 वाली गवर्नमेंट नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, ये सियासी लोग नहीं थे, ये चूँ चूँ का मरबा था, मुख्तलिफ हम ख्याल जमातों से जो लोटे थे उनको लेके बनाया गया। फिर अक्सरियत नहीं थी, फिर उन्हें पूरा किया गया, लोगों को इधर उधर इकट्ठा करके जोड़ दिया। उनकी हुकूमत भी आप देखें, रात को कुछ बयान देते, जब सुबह वो उठते थे तो बयान बदल देते थे। इसलिए उन्हें सियासत का, मुल्क चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मगर जो लोग ये तजर्बे करते हैं, अब उन्हें सोचना चाहिए, अब मुल्क को कम अज़ कम 4-5 इलेक्शन फेयर एंड फ्री मिलने चाहिए। हमारा ये 2 दिन पहले जो इलेक्शन हुआ है रहीम यार खां में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी 60-70 हज़ार वोट से लीड मारी है वहाँ पे। और जो लोग वहाँ पे जो मद्दे मुकाबल कैंडिडेट हारा है वो इन्हीं 2018 वाली गवर्नमेंट का बंदा था। ठीक है। और अब लोग उनसे मुतनफ़र हो रहे हैं, उनकी पॉलिसियों से, लोगों का एहसास हो रहा है कि हमने गलत किया। अब लोग वापस ट्रैक पे आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी का अल्लाह के फजल से ग्राफ ऊपर जा रहा है और उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है। तो आप मियाँ साहब, पीपल्स पार्टी कोई तंजीमें नौ आप कर रहे हैं कोई? क्योंकि एक वक्त में तो इससे बड़ा नाम ही कोई नहीं था, यानी पंजाब में ख़ास तौर पे हालां ये कहते थे जी सिंध के लीडर हैं वो, लेकिन पंजाब में जितनी पजीराई पीपल्स पार्टी को मिली, और बिलखसूस जैसे पंजाब के दारुल लाहौर में, तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस पार्टी का कभी जवाल आएगा या डिक्लाइन आएगा। ये आप समझते हैं फोर्स्ड जवाल था कोई, इस पे इसको मुब्तला किया गया ऐसी कैफियत में? देखें, जमहूरियत में ऐसा होता है, एक पार्टी की गवर्नमेंट होती है, दूसरी पार्टी अपोजिशन में होती है। ठीक है, ऐसे ही होता है। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही हुआ, मगर जिनसे हमने COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया उन्होंने हमारे साथ वफा नहीं की, उन्हें उस पर अमल नहीं किया, और पीपल्स पार्टी को एक प्लानिंग के तहत पंजाब में उभरने का मौका नहीं दिया गया। हम फेयर एंड फ्री होकर उनके साथ चलते रहे, मगर उन्होंने पिछली जो 2000 यानी वन साइडेड ही चला वो 13 वाली गवर्नमेंट थी, उसमें हमने उनके साथ कोलेशन भी की। पंजाब में भी 7-8 मिनिस्ट्रियाँ थी हमारे पास, वफाक में भी, वफाक में दोनों उनके भी थे जी। तो मगर उन्होंने हमारे साथ वफा नहीं की, और जो हमारा शेयर बनता था वो नहीं दिया गया। अब फिर इस मौजूदा हुकूमत में पावर शेयरिंग की बात हो रही है। हम गो के उनके हमायती ज़रूर हैं, उन्हें बैकअप करें, मगर हम हुकूमत में शामिल नहीं हैं। ठीक है। मगर अब वो कह रहे हैं जी हमारे साथ है, मगर जो माजी के तल्ख तजर्बात है उसकी बुनियाद पर हम इनकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मगर अगर ये मुल्क कौम की बेहतरी चाहते हैं, अगर इन्होंने माजी से सीख ली है और पिछले वाली हरकत ना करें, तो हम हुकूमत का साथ देने को तैयार हैं। इसमें मियाँ साहब मुझे याद पड़ता है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब पहली मरतबा सदर थे, तो मैं चंद एक एडिटर्स और जर्नलिस्ट को इन्होंने मदऊ किया था इस्लामाबाद ऐवान सदर में। जी। हम गए तो उन दिनों भी कोई मुल्क में कोई इंतशार की सी कैफियत थी। मेरे साथ और भी सीनियर जो नाम पर कोई TV एनालिस्ट भी थे साथ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब वो फ़लाँ जगह पे ये वो मामलात हैं, इतने झगड़े हैं, इतने चैलेंजेस हैं, तो आप किस तरह इनसे नबर्द आजमाओगे? तो मुझे उनका जवाब इतना लाजवाब कर गया। उन्होंने कहा कि सही देखें, एक घर में 5-6 अफराद रहते हैं, सबकी एक जैसी सोच तो नहीं होती, तो सबको साथ लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है ये शायद वो अब भी अगर इस मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जी, तो शायद इस नजरिए के तहत कर रहे हैं कि जी सबको साथ लेके चलना है। देखिए, हमारा मुफाहमत का बादशाह कहते हैं आसिफ अली ज़रदारी। हाँ जी। ठीक है, अगर ये जो इलेक्शन हुआ है पिछला, इसमें अगर हम हुकूमत का साथ ना देते तो बड़े क्राइसिस आ जाने थे, किसी तीसरी कुव्वत को मौका मिल जाना। हमने PTI को भी कहा जी अगर आपके पास ताकत है, वोट हैं, तो आए, आपकी PTI से भी बातचीत चली थी कि आप आए हुकूमत बनाएं, ठीक है ना। वो नहीं बना सके, तो ये फिर नून लीग ने हुकूमत बनाई। तो अगर हम इनका साथ ना देते, आज भी हम पीछे हट जाए, तो हुकूमत नहीं चल सकती। ठीक है। मगर अगर अब इन्हें चाहिए कि ये माजी से अगर इन्होंने कुछ सीखा है, कुछ हासिल किया है, तो हम तो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इस मुल्क को आइन देने वाले हम हैं, एटमी टेक्नोलॉजी देने वाले हम हैं,
अवाम को, गरीबों स्टील को मिल दी। ज़बान हमने दी, आईडी कार्ड हमने दिया, पासपोर्ट हमने दिया, बेशुमार हमने काम किए। जो मजदूर थे जिन कारखानों ने, हमने वहाँ का शेयर होल्डर बनाया, मालिक बना और दिया। एक बहुत बड़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कारनामा है, वो जो ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम है, वो तो अभी लोगों को ऐसे घर बैठे 8-10 सारे हज़ार काम को ही मिल जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। पाकिस्तान की कोई पार्टी नहीं है जिसने इतने काम किए हों। तो हम तो मुल्क की बेहतरी के लिए चलते हैं। अभी भी हम अगर इनका साथ दे रहे हैं, मगर अब इन्हें समझ जाना चाहिए और इन्हें चाहिए अवाम को रिलीफ दें। हमारी अब हुकूमत हम तभी शामिल होंगे जब ये अवाम को रिलीफ दें, महंगाई कम करें। बिजली का कितना लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, तो रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी इतनी है, तो ये करें तो हम फिर इनके साथ शामिल होंगे। मगर ये मशवरे हम तो देते रहते हैं, ज़रूर देंगे, मगर अगर ये इन पे अमल नहीं करते तो हम क्या कर सकते। तो अब मियाँ साहब, लोग तो आराम से इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं, बिजली पैदा करने वाले IPP, जी जी, इनमें जरदारी साहब या उनके अजीज़ों की भी कोई अपने हैं पावर प्लांट्स, ऐसा है कोई ऐसी? इस देखिए, खबर की तस्दीक या तस्दीक की अपोजिशन में है? मेरे इल्म में नहीं, मगर अगर देखें जो गलत है वो गलत है, उसे गलत कहना चाहिए। ठीक अगर है। और अगर मगर जो हैरानगी की बात है जो हमारे सुनने में ही कि 4-5 प्लांट ऐसे हैं जो चल नहीं रहे और उनको पेमेंट्स मिल रही हैं। उनको 10 अरब महीने की पेमेंट हो रही है। मुल्की 10 अरब? हाँ जी, और ये मुल्की ख़जाने पे बोझ है। मगर अभी हमारी पिछले दिनों प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि 15-16 ऐसे IPPs हैं, उन्हें वो फारिग करने लगे हैं। अच्छा। हाँ जी। और लेकिन हम तो वो सुने धमकियां देने लग पड़े जी, हम करें- बैनुल-अक़वामी अदालत नहीं वो करें, इंसाफ में मगर चले जाएंगे हम आर्बिट्रेशन जो के लिए। और पाकिस्तान का भी जो 50% ज़्यादा हैं शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उन्हें भी चाहिए अपनी पॉलिसी थोड़ी उस पर नज़रसानी करें, और जो प्लांट बंद पड़े हैं, बिजली नहीं पड़े, उन्हें ख़त्म करें, एग्रीमेंट ख़त्म करें। और वैसे भी थोड़े अरसे में ये एग्रीमेंट 2025 के शुरू में मेरा ख्याल ख़त्म होने 15-16 वाले हैं। होने वाले हैं। तो मियाँ साहब, ये यकतरफा हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है अपने तौर पे, क्योंकि ये एक बाहमी मुआहदा है ना? नहीं, तो जो बैनुल-अक़वामी अपने तौर पे जो आर्बिट्रेशन आ जाती है ना। यहाँ के पाकिस्तानी बंदे हैं जिनके हिस्सा है या गवर्नमेंट का जो शेयर है, उसमें तो ये नज़रसानी और कमी बेशी कर सकते हैं ना। तो अवाम को रिलीफ देना चाहिए, इन्हें करना चाहिए। असल चीज़ तो यही है, अवाम का रिलीफ। ठीक है जनाब, हम जा रहे हैं मियाँ साहब एक ब्रेक पर जी। हम जा रहे हैं एक और ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखें जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ मोहम्मद अयूब साहब। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, और हम बात कर रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे भी बात हुई, और पीपल्स पार्टी की जो सोच है, जिस तरह बताया गया हमें कि वो चाहते हैं कि जी अवाम को रिलीफ मिलना जो है वो हर कीमत पर मिलना चाहिए, ऐसी हुकूमती पॉलिसी होनी चाहिए। तो मियाँ साहब, चूँकि मज़दूर की आवाज़ रही है पीपल्स पार्टी, और एक बहुत अरसा इन पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये अलम बुलंद किया, तो लेकिन साथ लोगों ने ये भी कहा कि जी पार्टी ने अपने लोगों को, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा नवाजा, PIO को भर दिया अपने लोगों से, स्टील मिल में भर्तियां कर दी गई, जिसके बाद से इन अदारों का भट्ठा बैठ गया। तो इस इल्ज़ाम को आप किस तरह डिफेंड करेंगे? नहीं, देखें जी, ऐसी बात नहीं है। नौकरियां देना, जॉब देना हुकूमत वक्त की पॉलिसी, जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हमने तो नौकरियां देने बेरोजगार तो नहीं छोड़ना ना लोगों हमने नौकरियां देने पे जेलें काटी हैं, पर्चे हुए हैं प्राइम जी, मिनिस्टर पे हमारे पे, गिलानी साहब पे तो खास तौर पे हुआ था। और जब मैं यूथ मिनिस्ट्री थी मेरे पास, तो हमने एक सर्वे किया था कि हर साल 10 लाख स्टूडेंट पढ़ के फारिग होते हैं पाकिस्तान में। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट बड़ा जोर लगा ले, फुल जोर लगा ले, तो मैक्सिमम 1 लाख के करीब नौकरियां दे सकते हैं। हर साल 9 लाख स्टूडेंट बेरोजगार हो जाते। तो कोई यूथ पॉलिसी बनानी चाहिए। मगर जब मेरे लास्ट गवर्नमेंट में था एडवाइजर, तो आपके दौर में मियाँ साहब बनी थी यूथ पॉलिसी? भट्टो साहब ने बनाई थी। भट्टो साहब ने बनाई थी, वो तो मुझे याद है। बाद में मियाँ साहब को बाद में हुआ नहीं। और बदकिस्मती ये, जब मैं 2000 ये वाली हुकूमत में था, 8 से 13 वाली में यूथ मिनिस्ट्री थी, 2008 से 2013 के दरमियान प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे, फिर बाद में राजा परवेज़ साहब आ गए। तो वहाँ पे 18वीं तरमीम के तहत जो मेन मिनिस्ट्री वो सूबों को चली गई। इस वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा कि नौजवानों की मिनिस्ट्री में समझता सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए थी, मगर उन्होंने सूबाई कर दिया, और सूबों ने फिर उनके साथ सही इंसाफ नहीं किया। और नौजवान भी आजकल जो माजर के साथ वो नौजवान नहीं रहे। कोई नौजवान कायद-ए-आज़म नहीं बनना चाह रहा, कोई लामा इकबाल, कोई फातिमा जिन्ना, कोई लड़की बेनज़ीर नहीं बनना चाह रही। इसमें थोड़ा सा भटके हुए हैं। ये मोबाइल ने तबाह बर्बाद कर दिया।
ये सारा लैपटॉप लेके सारा दिन नौजवान नस्ल कमरों में रहती है, रात को वहीं पे बर्गर मंगाया ऑनलाइन, वहीं पे डिलीवरी करवाई, कमरे से बाहर ही निकले। आपके जिम वीरान पड़े हैं, आपके ग्राउंड वीरान पड़े हैं, कुछ स्पोर्ट्स जहाँ पे खेलने होती थी, कोई बच्चे स्पोर्ट्स जाते पे थे। कोई नया नाम नहीं आ रहा। अभी ये 40 साल बाद अल्लाह करके ये अरशद अरशद नदीम नदीम ने कोई ले आया, हिम्मत तो दिखाई कोई है। अवाम को कोई हौसला हुआ है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि नौजवानों को, यूथ को ऐसी पॉलिसियाँ दें, मगर सबसे ज़्यादा काम तो नौजवानों ने खुद करना है ना। तो वो भी नौजवान बताया ना, कोई मुल्क कौम की खिदमत नहीं करना चाह रहा। उनका सवाल ये होता है, मैं मिनिस्ट्री में था जब, ये पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था। लेकिन मियाँ साहब ये बेजा नहीं करते सवाल वो, ये सवाल गलत है बेजा, मगर पाकिस्तानी ने तो सब कुछ दिया। मैंने उन्हें कहता था कभी आपने पाकिस्तान को क्या दिया, आप कुछ दें ना पाकिस्तान को। कोई आए, कोई वसीम अकरम आए, तो दो तरफा ही चाहिए। कोई वसीम अकरम बने, कोई जावेद मियांदाद बने, कोई जान शेर बने, कोई जहांगीर खान बने, कोई बिलावल बने, कोई बेनज़ीर बने, कोई आए तो सही, कोई भट्टो बने, मगर वो नौजवान ये किसी मसनूई तरीके से तो नहीं बनेंगे। हमारे आप माज़े करेंगे तो और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ आबादी के तनासब के लिहाज से पाकिस्तान की है, ठीक है। 60% ऊपर, चाइना 1.5-2 अरब है, इंडिया भी इतना है, मगर वहाँ भी इतनी यूथ नहीं है। हाँ, तो हमारे यहाँ बहुत है। यूथ है, मगर यूथ वो पटरी से उतरी हुई है, वो टिकटॉकर बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं, मुल्क कौम की खिदमत तो कोई करना नहीं चाहता। और जो गलती से मेरी सोच इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, वो मुल्क छोड़ के चला जाता है। तो फिर मुल्क की खिदमत कौन करेगा? ये पॉलिसियाँ बेशुमार हैं, उन्हें बदलना चाहिए, फिर ही पाकिस्तान खड़ा होगा, आगे चलेगा। मियाँ साहब, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं ना कि हुकूमत बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर नहीं होता जी, ज़्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर ही होता है। लेकिन ये होना तो खैर यही चाहिए ना कि निजी शोबे को भी हदायत जारी की जाए, कहा जाए जी, कि जी आप लोग भी मोटिवेट करें, लोगों को जॉब्स दें, ऐसे हालात बनाए जाएँ। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ सनतकारी फ़रोग नहीं पा रही ना। देखिए, बिजली के क्राइसिस की वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, वो तो उनको वारा नहीं खाती ना। फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद है, तो वो चलेंगे तो रोज़गार मिलेगा ना। हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए, ठीक है कि वो कारखाने फैक्ट्रियाँ चले, नए प्रोजेक्ट चलें, जैसे सी पैक चल रहा है, उसमें नौजवानों को नौकरियाँ दें, मगर उस पर भी रुकावटें आ रही हैं, नहीं चलने दिया जा रहा। तो हमने तो स्टील मिलें लगाई थी, हमने तो बेशुमार आईडी कार्ड बनाया, दफ्तर पासपोर्ट का ऑफिस बनाया, तो वहाँ पे जॉब्स दी लोगों को। फिर भट्टो साहब के दौर में तो लाखों की तादाद में लोगों को बाहर दीगर ममालिक में। अब वो उस पॉलिसी समझ नहीं आ रही, जो ये पॉलिसियाँ बना रहे हैं ना, वो पता नहीं पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। सही बात है। तो मियाँ साहब, अब प्राइवेटाइजेशन की जिक्र हो रहा है बड़ा, तो उसमें वैसे तो तख़ीर का शिकार हो रहा है जो निजकारी का अमल है, क्योंकि वो जो बड़े बड़े हमारे इदारे हैं, PIA हुआ, स्टील मिल, आसानी से तो कोई इनको ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि उन पर इतनी अरबों रुपए की लाइबिलिटीज़ हैं। और हुकूमत वक्त जो भी होती है वो एक हुक्म देती है नेशनल बैंक को या सरकारी जो बैंक्स हैं कि जी इनको बेल आउट दे दें इतने अरब का। तो वो तो आप कहते हैं वो इतने भारी भरकम हो गए हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ को संभाले नहीं जा रहे। तो अब निजकारी, लेकिन सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी अब भी कह रही है कि निजकारी या तो ना करें, अगर करनी है तो वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। देखिए, हम निजकारी के हक़ में नहीं हैं, भट्टो साहब ने जो फार्मूले पेश किए थे, मगर हम ये कह रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है पार्टी का कि जो अदारे महकमे नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है, उनकी आप देख लें, निजकारी करें। वो जो प्रॉफिट में जा रहे हैं बेशुमार अदारे, उन्हें भी आप अगर प्राइवेट करेंगे, अगर उन्हें प्राइवेटाइज करेंगे तो वो तो फिर मुल्क का एसेट है ना, कौम का, गवर्नमेंट का, आवाम का एसेट है, तो उस पर मुल्क नुकसान में चला जाएगा और पीछे चला जाएगा। ऐसे नहीं करें। जो हाँ, जो चीज़ आपको नुकसान दे, अगर आपकी उंगली भी तंग करी तो कटवानी पड़ती है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। मगर जो अदारे मुसलसल नुकसान में बोझ बन चुके हैं, सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, उनके बारे में पॉलिसी बदलनी चाहिए। मगर जो मुनाफा बख्श अदारे हैं, हम उनके हक़ में हैं कि उन्हें रहना चाहिए। सही बात। तो मियाँ साहब, मैं चाइना, मैं जब भी कभी गया हूँ तो चाइना का जब जिक्र आता है तो ये मेरा ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का प्राइड है कि लुक चाइना पॉलिसी इख्तियार की गई। बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी चाइना के साथ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, और यहाँ पे बाकायदा ये जो CPEC से पहले बहुत सारे एफर्ट किए गए, जरदारी साहब के भी ज़ेर इंतज़ाम, सारे ज़ेर निगरानी। तो उस हवाले से आप समझते हैं कि पाकिस्तान का चाइना से जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ानी चाहिए, कोई उसमें कमी तो नहीं महसूस कर रहे आप? नहीं जी, नहीं। देखिए, पाक चीन दोस्ती पे हमें फ़ख्र है, भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी जी। और लास्ट गवर्नमेंट में जब मैं कबीना का हिस्सा था तो जरदारी साहब ने बेशुमार दौरे किए, CPEC वही काफ़ी दौरे किए थे, CPEC वही लेके आए। फिर पाक ईरान, पाक लैंड और ग्वादर का मसला भी जरदारी साहब ने हल किया था। अगर इन दो मनसूबों पे हम चलते, आने वाली हुकूमत फॉलो करती, पॉलिसियाँ ना तब्दील करती, तो पाकिस्तान इन हालात में नहीं होना चाहिए था। तो चाइना हमारे दोस्त हैं, मगर अब भी जो माजी में पीछे 2-3 गवर्नमेंटें गई हैं, उन्होंने उनके साथ सही तावन नहीं किया और CPEC पे भी
एग्रीमेंट के मुताबिक अमल दरामद नहीं होने दिया गया। अगर होता तो अगर सी पैक ये ऐसा था, ये पूरे आपके मुल्क को खड़ा करना था, इसलिए वो सारे आपके कर्जे वगैरह उतर जाने थे, मगर उसमें भी जानबूझ के रुकावटें डाली गई और फिर एक दूसरी हुकूमत आई जो नया तजर्बा था, उन्होंने सी पैक पे काम ही नहीं होने दिया। तो अगर सी पैक मुसलसल चलता, यूरोप में बेशुमार दुनिया में पॉलिसी एक रहनी चाहिए, हुकूमतें आती जाती हैं, एक तसलसल रहे, हुकूमतें आती जाती हैं, कोई बात नहीं, मगर पॉलिसी वही रहनी चाहिए। मगर यहाँ पे क्या होता है, जो नया आता है हुकूमत आती, वो पॉलिसी पिछली ख़त्म कर देती है, उनकी फटियाँ तक उतार देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एक दूसरे को तो बुनियादी तौर पर खारजा पॉलिसी की भी मेरा ख्याल खारजा महाद में भी हम शायद कमज़ोर हैं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जब थे तो उनका तो मुझे याद पड़ता है कि हेनरी किसिंजर से उनकी एक मुलाकात हुई, तो उनके अपने जो मैगज़ीन है टाइम और न्यूज़ वीक उनमें हाथ मिला रहे हैं और उनका कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमेट मीट्स अनदर फर्स्ट क्लास डिप्लोमेट, यानी उनको दुनिया के जो पाए के बड़े डिप्लोमेट सफारतकार थे उसमें उनका नाम आता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। तो हमने बीबी भी मैंने देखा, बीबी साहिबा के अहकामात मैंने कुछ पढ़े जिसमें वो बाकायदा अहकामात जब जारी करती थी तो तजारत के फ़रोग पे भी बड़ा जोर देती थी। देखिए, आपने खारजा पॉलिसी की बात की, तो भुट्टो शीर वज़ीर ख़ारजा थे जी, अमेरिका के दौरे पे गए वो, तो उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था वो भुट्टो साहब को वाइट हाउस के अंदर लेके जा रहा था। ठीक है। तो उसने भुट्टो साहब से क्वेश्चन किया कि मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, आप क्या महसूस कर रहे हैं वाइट हाउस? तो भुट्टो साहब ने कहा, जी मैं महसूस कर रहा हूँ कि वाइट हाउस मेरे पाँव के नीचे है। वाह, बहुत अच्छा मियाँ साहब, ये बात हमने दोहरानी है क्योंकि इस वक्त आखिरी ब्रेक है, तो इसलिए याद रखिएगा। तो हम जा रहे हैं जी एक और ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं जी। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मियाँ मोहम्मद अयूब साहब। मियाँ साहब, आप जिक्र कर रहे थे जैसे खारजा पॉलिसी के बारे में तो सारी दुनिया मुतरिफ़ है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की, और उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमेट, हेनरी किसिंजर को दुनिया का एक नामवर डिप्लोमेट माना जाता है। तो आप बता रहे थे कि जब वो तशरीफ़ ले गए, मैं ये एक दो वाक़या छोटे छोटे शेयर करूँगा आपके साथ। जब भुट्टो साहब उधर वाइट हाउस में जा रहे थे तो उस वक्त एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा, जी मिस्टर भुट्टो आप क्या फ़ील कर रहे हैं वाइट हाउस में? तो उन्होंने कहा, जी मैं फ़ील कर रहा हूँ कि वाइट हाउस मेरे पाँव के नीचे है। उसने फ़ौरन सवाल किया, उसने कहा, यार आप इतने इंटेलिजेंट, अगर आप मेरे मुल्क में होते तो मैं आपको अपना वज़ीर ख़ारजा लेता। तो भुट्टो साहब ना, अगर मैं आपके मुल्क में होता मैं आपका प्रेसिडेंट होता। अच्छा, बड़े विटी थे वो। हाजिर जो अच्छा, हेनरी किसिंजर साहब का आपने जिक्र किया, तो मैंने उनकी किताब पढ़ी है, तो उसमें उसने लिखा, वो जो वाइट हाउस ईयर्स, पता नहीं मुझे नाम, तो उन्होंने कहा, जी मैंने भुट्टो साहब के बारे में बड़ा सुना था, मगर भुट्टो साहब ने मुझे बड़ी दफ़ा कहा कि जी मुझे टाइम दे, तो मैं उन्हें जानबूझ के टाइम नहीं दे रहा था। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा, जी बड़ी मुश्किल से मैंने कहा, मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगा, तो आज मेरे साथ बात कर लें। तो हेनरी किसिंजर साहब लिख रहे हैं कि भुट्टो साहब मेरे सामने बैठे हैं, तो कह रहे 70 मिनट मैं सुनता ही रहा, मैं उन्हें ये कह नहीं सका अभी 3 मिनट ख़त्म करें। इतने उसने कहा सैरंगेज़ भुट्टो साहब थे। अब उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया जनाब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। जब उनमें वो मुझे झलक नजर आती है, जब ये 16 माह 18 माह की हुकूमत थी तो उन्होंने वज़ीर ख़ारजा थे, उन्हें पूरी दुनिया के दौरे किए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और डिफ़ॉल्ट होने वाला था, तो उन्होंने बचाया पाकिस्तान को। और ये जो उनसी क्लिंटन की मिसेज थी, क्या ना, हिलरी क्लिंटन, वो कह रही जब बिलावल ने पहली स्पीच की उधर पार्लियामेंट हाउस में, तो मैं गाड़ी ड्राइव करके जा रही, तो मैंने सड़क पे गाड़ी रोकी और पूरी स्पीच उनकी सुनी, और मैंने कहा ये बेनज़ीर भुट्टो का नेमुल बदल है। तो पीपल्स पार्टी के बाद तो बड़ा टैलेंट है, मगर मौका ही नहीं मिलता। मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनेंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। मियां साहब आपको हालात इजाज़त दें तो ये बता दें सच्ची सच्ची बात को, मौका कौन नहीं देता? जो भी कुव्वतें आपको भी पता है अगर तो आप कह सकते जो कुव्वतें जमहूरियत को नहीं चलने देती ना, जमहूरियत के पौधे को जब 2 साल होता है उखाड़ के देखते हैं जड़ें ठीक चल रहा है तो जड़ें निकल जाती हैं उसकी। लेकिन आप लोगों ने तो बड़े कोड़े खाए, मगर हमने कोशिश क्या किया। देखिए, ज़रदारी साहब पाकिस्तान के वाहिद सदर हैं, ये दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, एक दफ़ा ज़्यादा बन नहीं सकते, बनने नहीं दिया जाता, मगर उनकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसी उनमें टैलेंट है, उनमें यूनाइटिंग है, एबिलिटी है, मुफाहमत की है, इकट्ठा लेके चल। और शेख रशीद साहब का नहीं आपने सुना इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी ज़रदारी साहब की सियासत को समझने के लिए PhD करने की ज़रूरत है। ठीक है, बड़े बड़े सियासतदान उनके मुतरफ हैं, मगर जब एक बंदे को आपने असूल ये है कि आपने मैट्रिक करना ना 10 साल बाद ही उससे सवाल करें ना, यार आपको 10 साल दिया, मैं हुकूमत में ये 5 साल का पीरियड होता है, 5 साल बाद क्वेश्चन करें यार आपने क्या किया,
मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि पहले सारी टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं, तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पार्टी को सोचना चाहिए ना। मेरा ख्याल सब पार्टियों का मिलके ये जी, अब सब ने एक्सपीरियंस तजर्बे हो गए हैं, उन्होंने सब ने पिए काटियाँ मारे खा ली हैं, तो अब उन्हें चाहिए सारी पार्टियों को मुल्क कौम की खातर ना अब बस करे। 76 साल हो गए हैं अब पाकिस्तान, यकीन का इतना टैलेंट और इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में और इतने ख़जाने छुपे हैं, अगर ये सारी इकट्ठे हो गए एक पॉलिसी बना लें तो पाकिस्तान दिनों में सुपर पावर बन जाए। तो मियाँ साहब स्टेटस को एक अच्छी चीज़ तो नहीं है कि आप स्टेटस को पे चलें जी, मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए, जी, तो जी। बजाय कि आप पीछे जाएं रिवर्सल। लेकिन ये भी तो है ना कि कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं, हकीकतें हैं कि मसलन एस्टेब्लिशमेंट उसका अपना एक कलीदी किरदार है। जी, जी। तो अब ये आप समझते हैं कि अब पार्टी के अंदर आपकी पार्टी में या सियासतदानों में ये इतना तदब्बर या इतना मैं समझता हूँ जज्बा पैदा हो गया या बर्दाश्त कि सबको साथ लेके चलने का कि चलें जी जो इदारे हैं बजाय उनको हम समझें ये किसी बैन अवी मुल्क के दूसरे के इदारे हैं तो वो भी हमारे इदारे। देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की है। बेनज़ीर भुट्टो साहब आपको याद होगा ARD बनाई, MRD बनाई हमने, फिर नवाज शरीफ साहब को जब जनरल मुशर्रफ ने निकाला तो बेनज़ीर साहब ने वापस लेके, बेनज़ीर साहब आ रही थी मगर उन्होंने कहा नहीं अपोजिशन लीडर जो भी हैं नवाज शरीफ को भी मैं साथ लेके आऊँगी, तो हम तो इन्हें खुद शामिल करते हैं इत्तेहादों में और साथ लेके चलते हैं, मगर जब उनकी बारी आती है तो वो कहते हैं। लेकिन अब तो मियाँ साहब अब तो एक पार्टी बकायदा जो अपने आप को मुल्क की सबसे मकबूल जमात कहती है वो कहती है जी हमने तो सियासतदानों से हाथ ही नहीं मिलाना। तो ये गलत है ना, ये देखे ना, ये भी तो सियासतदान अगर देखे ना अवाम के नुमाइंदे हैं, किसी के पास ज़्यादा नुमाइंदगी है किसी के पास कम है, अगर सियासतदान फिर भी मिल जाएंगे तो एक इज्तिमाई दानिश आ जाएगी, इज्तिमाई कुव्वत आ जाएगी। देखिए ये तो जिनकी फिर आप आसानी बात से डिरेल तो नहीं होगी जमहूरियत। जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्हें कोई शर्म करनी चाहिए। पाकिस्तान ना किसी फौजी ने बनाया ना किसी जज ने बनाया, सियासतदानों ने बनाया तो सियासतदानों ने। तो फिर वो कह रहा है मैंने सियासतदानों से बात ही नहीं करनी। तो ये भी देखना रवैया, ये हर दरमी, ये अनारकी की तरफ, इनका काम ही एहतजाज अनारकी की तरफ लेके जाना, ऐसा नहीं है। उन्हें अगर वो सीरियस हैं पाकिस्तान के साथ तो फिर उन्हें पाकिस्तानी अवाम की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की बात करनी चाहिए और सियासत पार्टियों के साथ मिल के ही उन्होंने अगर हुकूमतें करनी है तो बैठ के पॉलिसी बनाए, तरीम लेके आए, कोई मसला नहीं है। पार्लियामेंट आज़ाद है, सुपर है, बल्कि मैं एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालें कि आज मेरी हुकूमत है कल आपकी है। बिल्कुल, अब उन्हें तजर्बा हो गया ना। ये तो मेरे हाल इस लिहाज से तो पीपल पार्टी से उन्हें सीखना चाहिए। बिल्कुल कि वो वहाँ पे उन्हें पता है कि हमें भी इक़्तिदार की ख्वाहिश है, लेकिन वो कहते हैं चलें अगली बारी से। वो देखिए, अब एक आपने कोई इम्तिहान दिया, आप उसमें फेल हो गए, तैयारी करके दोबारा आ जाए। सियासत भी यही है ना, अगर आपको 5 साल का मौका मिला, आप नहीं चल सके, फेल हो गया, डिलीवर नहीं कर सके, कोई बात नहीं, आप दूसरे को मौका मिला, उन्हें देखें, उनकी खामियां खूबियां देखें, और जब आपको 5 साल बाद आप जीत के आएंगे आप आगे सही कर लें। सही बात। तो जब तक ये सोच पॉजिटिव नहीं होगी आप मुल्क तरक्की नहीं कर सके। तो मियाँ साहब कब तक उनके हम्बल बर्दाश्त होने का इंतज़ार किया जाए? नहीं, वो नहीं हो सकते, वो नहीं तो वो फिर इस तरह तो फिर गदर की सूरत हाल हमेशा ही रहेगी। बस फिर अल्लाह ही है। नहीं कोई तो एक बड़ा होना, मिसाल के तौर पे हमने तो हमेशा कहा, देखें नहीं जरदारी साहब बड़े हैं, इस मुल्क के सदर हैं, तो वो एक बड़े की तरह एक रोल अदा करें, देखें जी, सब पार्टीज को इनवाइट करें और कहें जी आए बैठे, हमने झगड़ा क्या है। बताया कि हमने चार्टर डेमोक्रेसी साइन किया। हमने जब ये हुकूमत पिछली गई है पार्लियामेंट में कहा था कि चार्टर अब मईशत भी तैयार होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के मईशत हो जाए। जी, हमने सब कुछ कहा, मगर अब वो पता नहीं कोई किस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं, क्या एजेंडा वो लेके आए, ना किसी को बताते हैं। सुबह को कुछ कहते हैं, शाम को फिर कुछ कह देते हैं। तो ये अब जो तरमीम हो रही हैं यानी, तो इनमें भी हमने इनसे बात की, उन्हें टेबल पे बिठाया, मगर वो कहता है हमें जेल से आर्डर आएगा तो हम फिर बात करेंगे। जेल वाली पॉलिसी आएगी तो उनके इख्तियार में कोई नहीं, जो उन्होंने इधर जाली चेयरमैन बनाए हुए हैं, जो अहदेदार बनाए हुए हैं। मियाँ साहब ये क्या जमहूरियत हुई कि अगर एक बंदा आपको हुक्म देगा तो इसे में तो मुशावरत होती है ना। इसीलिए अब पाकिस्तान की अवाम उनसे मुतफक्कर हो रही है, उनका डिसार्ट होकर ना दूसरी पार्टी की तरफ उन्होंने दोबारा सोचना शुरू कर दिया, वापसी शुरू हो गया और अब ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये नहीं कि ये आपका मतलब कहने का है कि इसमें कोई बड़े, यानी कि आपने बड़े होने का जी सदर पाकिस्तान ने यानी किरदार तो अदा किया है जी, बड़ा, लेकिन वो फिर आगे से हटदर्मी वाली बात हो रही है। वैसे ही बात तो लेकिन इस तरह तो अगर आप गैर जमहूरी कुव्वतों को दावत देने के मुतरादिफ नहीं है कि जी अब जो लोग इस तरह करेंगे। सर कैसी बात, माशाल्लाह इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो तो बार बार उनके बानी कहते हैं बांग्लादेश बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। क्या ये देखिए जो उन्हें ये बदवाई दे रहे हैं ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात तो नहीं कर रहे, तो ऐसी बातें तो उन्हें ज़ेब भी नहीं देती। सही बात है।
तो उन्हें भी कोई ख्याल करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये बंदा सरेआम वो कह रहा है 76 साल से कश्मीर का मसला नहीं हल, बुरी से बुरी हुकूमत इन्होंने बानी साहब ने प्लेट में रख के उन्हें कश्मीर दे दी। उस वक्त खामोशी ज़्यादा इख्तियार की गई थी, क्योंकि जब वो आर्टिकल 370 खत्म कर रहे थे 35 को, ये करते प्राइम मिनिस्टर यही थे, थोड़ा सा शोर ज्यादा करना नहीं चाहिए। देखें सुपर पावर है, आपके पास एटम बम है, दुनिया की बेहतरीन फौज है, आप उन्हें ललकारते तो सही, आप उधर और फिर ऊपर से क्या कह रहे हैं मोदी को वोट दो, इलेक्शन जाओ, वो आगे कश्मीर का मसला हल करेगा। मसला तो आपने हल कर दिया, प्लेट में रख के उन्हें दे दिया। यानी कि वो तसाहिल किया गया, खामोशी का इजहार किया गया। बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप थोड़ी सी सफारतकारी सही करते जी जी तो मेरे ख्याल है आप अपना मौकफ रिइंफोर्स कर सकते थे। बस ये नलायक नाहल लोग हैं, अल्लाह इनसे बचा के रखे। तो मियाँ साहब अब कोई लास्ट पैगाम कोई आप देना चाहें तो बस इसके बाद हम क्लोजिंग करते हैं। देखें जी, मेरा तमाम अवाम से, नौजवानों से भी, क्योंकि मेरे पास मिनिस्ट्री है यूथ की, कि उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स है या जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ प्यार करें, सीरियस सिंसियर होकर पढ़ें और हर अदारे को चाहिए अपनी लिमिट में रहे, तो फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। सब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो आज का पैगाम यही है ना जी कि आप जहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारी यूथ अपने काम से प्यार करें, सिंसियर होकर काम करें और इस मुल्क की सलामती के लिए दिन रात कोशान हैं। इसके साथ ही मियाँ सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।